अस्सलाम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आज की हमारी वीडियो है टाइम ट्रैवल के बारे में। क्या हम फ्यूचर में जा सकते हैं? क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? क्या हम वक्त में सफ़र कर सकते हैं? इंसान ने इसकी ख्वाहिश और इसके ख्वाब बहुत देखे। ख्वाहिश बहुत की हमने और ख्वाब बहुत देखे। हमारी मूवी से अंदाज़ा होता है, हमारे लिटरेचर से अंदाज़ा होता है कि हम हमेशा टाइम ट्रैवल करने के ख्वाह रहें। कभी हम मुस्तकबिल में पहुंच जाते हैं और तरक्की को देखते हैं और कभी हम माजी की तरफ ट्रैवल करते हैं। लेकिन क्या टाइम ट्रैवल पॉसिबल है? आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि एक ऐसे साइंसदान इस वक्त भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं जो कि सिर्फ टाइम ट्रैवल पर काम कर रहे हैं और वो टाइम में ट्रैवल करने वाली मशीन की तरफ बहुत तेजी से गामजन हैं। टाइम ट्रैवल को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा 17वीं सदी के एक साइंसदान आइजैक न्यूटन के पास, जो कि ये कहते थे, जिनका ये ख्याल था कि हमारी पूरी यूनिवर्स का क्लॉक एक है जिसे यूनिवर्सल क्लॉक कहा जाता है। टाइम में कहीं भी वेरिएशंस नहीं आती, टाइम एक ही रफ्तार के साथ फ्लो करता है। इसका मतलब ये है कि उसमें टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर आए आइंस्टाइन और आइंस्टाइन ने न्यूटन को गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि टाइम की रफ्तार मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ होती है। आइंस्टाइन ने यह कहा कि टाइम रिलेटिव है और अगर टाइम रिलेटिव है, उसकी रफ्तार मुख्तलिफ है, तो हम फिर टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। हम मुस्तकबिल में जा सकते हैं, हम माजी में भी जा सकते हैं। कम से कम आइंस्टाइन की इक्वेशंस ये बताती हैं और उनके सॉल्यूशंस हमें बताते हैं कि हम टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन क्या हकीकतन हम टाइम में कभी ट्रैवल कर सकेंगे? आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताता चलूँ तो दो थ्योरीज बहुत ज़्यादा मशहूर हुई। पहली थ्योरी को स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि स्पीड ऑफ लाइट इज कांस्टेंट। जितने भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं उनमें स्पीड ऑफ लाइट कांस्टेंट है और उसकी रफ्तार हमें मालूम है। अगर आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर डिटेल में जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो का लिंक दिया गया है, आप उसको जाकर विजिट कर सकते हैं और आपको इस थ्योरी के बारे में डिटेल में पता चल जाएगा। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर मैं सिंपल अल्फाज में बयान करूं तो ये थ्योरी हमें बताती है कि वो क्लॉक जो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं उनका टाइम स्लो फ्लो करता है, उसकी रफ्तार कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि जो साहब इस रॉकेट में बैठे हैं जो कि बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं, उनकी घड़ी एक बाहर बैठे हुए, रॉकेट से बाहर बैठे हुए साहब की घड़ी से स्लो टिक करेगी। उनकी हार्ट रेट भी स्लो होगी, उनकी पल्स भी स्लो होगी और वह आहिस्ता एज करेंगे क्योंकि उनका टाइम निस्बतन स्लो है। जबकि हम स्टेशनरी क्लॉक्स के पास जब जाएंगे तो वहां पर टाइम की रफ्तार हमें स्लो नहीं लगेगी। अगर स्पीड टाइम पर असरअंदाज करती है तो इसका मतलब यह है कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं। लेकिन आपका सवाल यह होगा कि इसका एविडेंस क्या है? तो मैं आपको यहां पर एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूं जो कि 1971 में किया गया। हेफिली कीटिंग ने यह एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये शो करने की कोशिश की कि हम बहुत तेजी से अगर क्लॉक्स को उड़ाएं तो वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो टाइम होने की वजह से जमीन के क्लॉक से पीछे रह जाते हैं। और उन्होंने लिए एटॉमिक क्लॉक्स जो कि बहुत फाइन क्लॉक्स होते हैं और उन्हें जहाज में रख कर, मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं तस्वीर, उन्होंने जमीन का चक्कर लगाया और फिर उन्हें जमीन का चक्कर लगाकर मालूम हुआ कि सेकंड के एक फ्रैक्शन के तौर पर जहाज का क्लॉक पीछे रह गया था जमीन के क्लॉक से, जिससे हमें आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सबूत मिलता है। मैं आपको यहां पर एटॉमिक क्लॉक भी दिखा रहा हूं जो कि हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं आपको यह कहूं कि हमारी दुनिया में टाइम ट्रैवल मशीन मौजूद है तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह मशीन मौजूद है सन में हाइड्रॉन कोलाइडर की सूरत में। जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स को, सब एटॉमिक पार्टिकल्स को स्पीड ऑफ लाइट के बहुत ज्यादा करीब रफ्तार से मूव करवाया जाता है और उन्हें कोलाइड कराया जाता है। तो जब उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज होती है, वो अप्रोच करती है स्पीड ऑफ लाइट के, तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि उनका क्लॉक आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। और हमें एक्सपेरिमेंट से भी पता चलता है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में रह सकते हैं, उनका लाइफ टाइम ये है, वो स्पीड ऑफ लाइट अटेन करते हुए या उसके करीब स्पीड को अटेन करते हुए अपनी लाइफ से 30 टाइम्स ज्यादा ड्यूरेशन तक
रह सकते हैं। तो ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो कि हमें बताता है सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लेवल पर कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल है और ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स फ्यूचर में एग्जिस्ट करते हैं, जिंदगी गुजारते हैं। तो हम ये तो जान चुके हैं कि हम फ्यूचर में जा सकते हैं अगर हम स्पीड ऑफ लाइट को अटेन करेंगे या उसके करीब करीब पहुंचने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या हम पास्ट में जा सकते हैं? फ्यूचर में जाना थ्योरेटिकली आसान है, लेकिन जब भी हम पास्ट की तरफ जाएंगे तो हमें बहुत से पैराडॉक्सेस का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए आइंस्टाइन ने एक और थ्योरी दी जिसे जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहते हैं, और इसमें भी हमें बताया जाता है कि क्लॉक्स की रफ्तार पर कुछ और चीजें भी असर अंदाज होती हैं। सबसे अहम फैक्टर ग्रेविटी का। तो जहां पर ग्रेविटी ज्यादा होगी वहां पर क्लॉक की रफ्तार, वक्त की रफ्तार कम होगी, स्लो होगी, और जहां पर ग्रेविटी कम होगी यानी कि स्पेस, वहां पर क्लॉक की रफ्तार नॉर्मल होगी। मैं आपको यहां पर स्पेस टाइम का, जो कि आइंस्टाइन की एक विजुअलाइजेशन थी, आपको यहां पर दिखा रहा हूं। स्पेस टाइम एक चादर है जिसकी 3 डायमेंशन स्पेस की हैं और टाइम उसकी चौथी डायमेंशन है। इसको हम चादर की तरीके से लेंगे। जब भी हम इसके अंदर एक ऐसी बॉडी रखेंगे जो कि मैस रखती है, मैटर की बॉडी है, तो इसके अंदर आपको एक गड़ा, एक खम नजर आएगा, और वो खम गहरा होगा अगर इसका मैस ज्यादा है। तो ग्रेविटी आप इस गड़े से अंदाजा लगा सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी ज्यादा होगी तो ये गड़ा ज्यादा होगा स्पेस टाइम में, इसका कर्वेचर भी ज्यादा होगा। और अगर ग्रेविटी उस प्लेनेट की या उस सोलर सिस्टम की या उस स्टार की कम है तो उसका गढ़ा भी छोटा होगा। मैं आपको यहां पर एक ग्राफ दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि जहां पर ग्रेविटी नहीं है वहां पर वक्त की रफ्तार आपको दिखाई जा रही है। मैं माउस का इस्तेमाल करता हूं और लेजर पॉइंटर निकालता हूं, तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको वक्त की रफ्तार दिखाई जा रही है जहां पर कोई ग्रेविटी नहीं है। लेकिन जैसे ही हम उस पॉइंट पर आएंगे जहां पर ग्रेविटी मौजूद है जमीन की, तो आप देखेंगे वक्त स्लो हो गया। यहां पर आप देखें तो आपको यहां पर वक्त स्लो होता हुआ नजर आएगा, यहां पर ये वक्त स्लो हो गया। और फिर हम जब जमीन से दूर जाएंगे तो वक्त की रफ्तार, उस क्लॉक के वक्त की रफ्तार नॉर्मलाइज होगी। लेकिन जब हम सूरज के गिर जाएंगे तो उसके वक्त की रफ्तार और ज्यादा स्लो होगी। फिर सूरज से दूर जाएंगे तो उसके वक्त की रफ्तार नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन अगर हम किसी ब्लैक होल के पास चले जाते हैं तो उसके वक्त की रफ्तार बहुत कम हो जाएगी, हत्ता कि वो अप्रोच करना शुरू कर देगा जीरो के। यानी एक ऐसा वक्त भी आ सकता है ब्लैक होल के अंदर जब वक्त की रफ्तार सीज कर जाए, रुक जाए, थम जाए। तो आप यहां से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी हम मैसिव बॉडीज के पास क्लॉक्स को लेके जाते हैं तो उनकी टिक स्लो हो जाती है और उनकी रफ्तार कम हो जाती है। इसका एक एविडेंस हमारे पास ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के तौर पर मौजूद है, जहां पर हम जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दोनों का इस्तेमाल करते हैं। एरर आ जाता है, इसलिए हमें ये सिस्टम सही तरीके से इंसान की, गाड़ी की, किसी भी चीज की पोजीशन नहीं दे पाता। और फिर साइंसदानों को पता चला कि उन्हें एक एरर फैक्टर डालना था जो कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सैटेलाइट की स्पीड की वजह से भी जनरेट हो रही थी और सैटेलाइट की हाइट की वजह से, जमीन से दूरी की वजह से भी जनरेट हो रही थी, जिसे जब हमने कैलकुलेट किया तो हमारा ये सिस्टम प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू हो गया। अब आते हैं इंटरस्टेलर की तरफ, जहां पर हमें टाइम डायलेशन दिखाई गई, जहां पर हमें दिखाया गया कि टाइम ट्रेवल कैसे किया जा सकता है। लेकिन इसमें जो मेन कैरेक्टर है कूपर, वो एक ऐसे प्लेनेट के पास जाता है जो कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है, जिसे मिलर प्लेनेट कहा जाता है। और इस प्लेनेट में मैं आपको यहां पर ये प्लेनेट दिखा रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि ब्लैक होल का इवेंट होराइजन यहां पर है, नीचे है, लेकिन मिलर प्लेनेट उसके बिल्कुल करीब है। तो ये ब्लैक होल के बहुत ज्यादा करीब है, और अगर यहां पर कोई इंसान जाएगा तो उसके लिए वक्त आहिस्ता आहिस्ता स्लो होना शुरू हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। इस पिक्चर में दिखाया गया है कि इस प्लेनेट पर 1 घंटा 7 ईयर्स के बराबर है जमीन पर। तो अगर आपने इस प्लेनेट पर 1 घंटा गुजारा तो जमीन पर 7 साल गुजर गए। अगर जमीन पर और इस प्लेनेट पर एक वक्त में बच्चे पैदा होते हैं तो जो बच्चा मिलर प्लेनेट पर पैदा होगा उसने 10 घंटे गुजारे अगर मिलर प्लेनेट पर, तो जमीन पर दूसरे बच्चे की उम्र 70 साल हो जाएगी। और उसकी वजह यह है कि मिलर प्लेनेट ब्लैक होल के बहुत पास है और इस वजह से वहां पर टाइम की रफ्तार बहुत कम है। और अगर हम टाइम की रफ्तार, हम अगर ब्लैक होल के अंदर चले जाते हैं तो वहां पर टाइम फ्रीज कर जाएगा।
आइंस्टाइन की इक्वेशंस को लेकर रोनाल्ड मैलेट, जो कि एक प्रोफेसर हैं, थ्योरेटिकल फिजिक्स के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने कोशिश की कि वो टाइम मशीन बना सके। मैं आपको यहां पर इनकी इक्वेशन दिखा रहा हूं और इस इक्वेशन की बेसिस पर ये टाइम मशीन बना रहे। लेकिन इनका ये कहना है कि ग्रेविटी टाइम को स्लो करती है और ग्रेविटी जनरेट होती है मैस से, और हमें पता है E = mc² से, आइंस्टाइन की इक्वेशन से, कि मैस और एनर्जी इक्विवेलेंट है। तो इसका मतलब यह है कि एनर्जी इनडायरेक्टली ग्रेविटी को जनरेट कर रही है, क्योंकि वो मैस को जनरेट करती है, इक्विवेलेंट है, एनर्जी मैस के इक्विवेलेंट है, और मैस ग्रेविटेशन फोर्स एक्सर्ट करता है, तो एनर्जी किसी ना किसी तरीके से कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सर्ट करने में, और उसकी वजह से टाइम स्लो हो रहा है। लेकिन हम लाइट की तरफ जाते हैं, जो कि एनर्जी है। लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब जब लाइट एनर्जी है तो वो भी मैस के इक्विवेलेंट है और वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स रखती है। लाइट की ग्रेविटी है और इस वजह से वो टाइम को स्लो कर सकती है। इन्होंने ये चीज बताई कि लाइट की ग्रेविटी है, सबसे अहम चीज ये है, और इस वजह से हम लाइट को यूज करते हुए ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं और फिर टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं। इन पर बहुत से जरीदों ने मकाले लिखे, रिसर्च पेपर लिखी। मैं आपको यहां पर कुछ के न्यूज़पेपर्स दिखा रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि ये बहुत वेल नोन साइंटिस्ट हैं और इन्हें टीवी पर भी देखा जा सकता है। तो इनका कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। टाइम लूप का कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास नॉर्मल डायरेक्शन ऑफ टाइम, अगर आप राइट साइड पर देखें तो आपको नजर आएगा लीनियर है, स्ट्रेट लाइन की तरह मैंने ऊपर की तरफ दिखाया। यहां पर पास्ट है, फिर प्रेजेंट आता है और फिर फ्यूचर आता है। लेकिन अगर किसी तरीके से हम लाइट का इस्तेमाल करते हुए इसे सर्कुलर फॉर्म दे दें तो आप देखें कि हमारे पास पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा, फिर फ्यूचर आएगा और फिर हम पास्ट में चले जाएंगे, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्यूचर में, तो हम एक सर्कल में घूमना शुरू कर देंगे। इसे टाइम लूप कहा जाता है। अगर हम एरो के कॉर्नर को एरो की दुम से मिला दें तो हमें इस किस्म की शेप नजर आएगी। लेकिन ये करना कैसे है? रोनाल्ड ने इसका तरीका भी हमें बताया। उन्होंने अपनी इक्वेशन से बताया कि हम एक लेजर बीम लें और ये लेजर बीम सर्कुलर बीम हो, जो कि मैं आपको यहां पर ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं। इस लेजर बीम की क्योंकि ग्रेविटी है, इसकी वजह से ये स्पेस टाइम को बेंड करेगी। और आपको कैसा पता चलेगा कि स्पेस टाइम को बेंड किया गया है? तो रोनाल्ड ने इसके अंदर एक न्यूट्रॉन छोड़ दिया। जैसे उन्होंने न्यूट्रॉन छोड़ा तो न्यूट्रॉन चक्कर लगाने लगा, जिससे हमें पता चला कि इसके अंदर स्पेस बेंड हो रही है। और क्योंकि स्पेस टाइम इंटरकनेक्टेड है, तो अगर स्पेस बेंड हो रही है तो टाइम भी बेंड हो रहा है। ये उन्होंने स्पेकुलेट किया। यही चीज मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल पैसेज ऑफ टाइम राइट साइड पे मैंने आपको दिखाया है, जहां पर दोबारा आप देख सकते हैं अपवर्ड हमारे पास एक एरो है। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर बनाई जाए, ऐसी मशीन बनाई जाए जो कि स्पेस टाइम को बेंड करना शुरू कर दे, जिसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो, तो वहां पर हमें टाइम लूप्स मिलेंगी और फिर हम टाइम लूप्स के जरिए माजी, मुस्तकबिल और हाल में गर्दिश करते रहेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कॉफी को आप स्टेयर करते हैं, कॉफी में चम्मच को घुमाते हैं और फिर उसके अंदर एक बीन डाल दें, एक चने का टुकड़ा डाल दें, तो वो भी उसी तरीके से तैरना शुरू कर देगा। बिल्कुल इसी तरीके से स्पेस टाइम लाइट की वजह से, लाइट की बीम की वजह से कर्व करते हैं। और जो बीन हमने डाला है वो न्यूट्रॉन था, जो कि मैंने आपको यहां पर दिखाया, और वो भी टाइम लूप का हिस्सा बन गया। रोनाल्ड की जितनी भी इक्वेशंस हैं ये आइंस्टाइन की इक्वेशन से डिराइव की गई हैं और इन्हें थ्योरेटिकली सही इक्वेशंस माना जाता है। तमाम साइंसदानों ने इस चीज पर एग्रीमेंट दिया है कि इन इक्वेशंस के जरिए हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल हमारे पास टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं है कि हम इन इक्वेशन की मदद से ऐसी मशीन बना सकें। मैं आपको यहां पर रोनाल्ड की ही टाइम मशीन की तस्वीरें दिखा रहा हूं, जहां पर आप देख सकते हैं कि वो लेजर रिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक और मशहूर साइंसदान मिशियो काकू कहते हैं कि इस लेजर से अगर आपने इंसान को ट्रांसपोर्ट करना है, टाइम ट्रैवल कराना है, तो ये लेजर जो हम बनाने चाह रहे हैं रोनाल्ड के एक्सपेरिमेंट से, ये पूरी यूनिवर्स के बराबर बड़ी होनी चाहिए। इसके अंदर जो एरिया हो वो पूरी यूनिवर्स का हो, तब ये इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये इंसान को टाइम में वापस माजी में ले जा सके। इसी तरीके से इसकी जो एनर्जी है लेजर की, वो ब्लैक होल की एनर्जी के बराबर हो। तो इसका मतलब यह है कि हम इंसान को इस मशीन के जरिए मुस्तकबिल में किसी भी तरीके से टाइम ट्रैवल नहीं करवा सकेंगे पास्ट में, लेकिन हम कुछ और कर सकते हैं। रोनाल्ड का यह ख्याल है कि हम
डेटा बिट्स 0 और 1 की बाइनरी बिट्स को माजी में भेज सकते हैं। और अगर हम ऐसे करने में कामयाब हो गए तो आप इमेजिन करें कि आप लोगों को पहले से बता रहे हैं कि हमारे ऊपर किस किस्म की नागहानी आफत आने वाली है, जलजले आने वाले हैं, सैलाब आने वाले हैं, कोई मेटेओरॉइड ज़मीन से टकराने वाला है, या अपने फादर को आप बताएं कि उन्हें 1 साल बाद हार्ट अटैक होने वाला है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन अगर फ्यूचर से आप माजी की तरफ दे रहे हैं तो कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है हमारी ज़िंदगियों में। तो हम डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन स्टीफन हॉकिंग ये कहते हैं कि जब भी हम माजी में जाने के लिए टाइम मशीन बनाएंगे तो हम पैराडॉक्सिस में घिर जाएंगे, हम शिकार हो जाएंगे। और पैराडॉक्सिस क्या है? 2 ऐसी स्टेटमेंट्स जो जोड़कर लिखी गई हों और वो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हो। मसलन मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं, आपको मैंने एक दीवार पर स्टेटमेंट भी दिखाई है तो आप देख सकते हैं ये भी एक पैराडॉक्स है। लेकिन जो सबसे ज्यादा पैराडॉक्स डिस्कस किया जाता है वो पैराडॉक्स ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। फर्ज कीजिए कि मैं अपने माजी में चला गया, मैंने एक टाइम मशीन बनाई और उस टाइम मशीन पर बैठकर मैं माजी में चला गया और वहां पर जाकर मैंने कुछ ऐसा काम किया कि मेरे ग्रैंडफादर की मेरी ग्रैंडमदर के साथ शादी नहीं हो सकी। तो उसका मतलब यह है कि मेरे फादर पैदा नहीं होंगे, और अगर मेरे फादर पैदा नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होऊंगा, और अगर मैं पैदा नहीं हुआ तो मैं माजी में नहीं जा सकता। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट्स एक दूसरे को निगलेक्ट करना शुरू कर दिया है उन्होंने। तो इसलिए यहां पर हमें एक पैराडॉक्स मिलता है, मगर अब साइंसदान ये कहते हैं कि इस पैराडॉक्स को रिजॉल्व किया जा सकता है क्वांटम मैकेनिक्स की मदद से। मसलन अगर आप माजी में जाएंगे तो जरूरी नहीं है, साइंसदानों का यह ख्याल है कि आप उसी यूनिवर्स में माजी में जाएं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं, बल्कि आप एक पैरेलल यूनिवर्स में भी जा सकते हैं और वहां पर जाकर जब आप एक्शंस करेंगे तो एक नया लाइफ कोर्स आपको मिल जाएगा। वहां पर चीजें ऐसी नहीं होंगी जैसा कि आपके साथ इस यूनिवर्स में हुई। तो आप अपनी यूनिवर्स में माजी में नहीं जाएंगे बल्कि एक और यूनिवर्स में माजी में जाएंगे और वहां पर चीजें होना शुरू हो जाएगी। तो यहां पर पैरेलल यूनिवर्स हाइपोथेसिस हमें यह बताता है कि यह पैराडॉक्स नहीं है, ऐसा हो सकता है। बहुत से और तरीके भी हैं जो कुदरत में एग्जिस्ट करते हैं जिनके जरिए हम माजी में जा सकते हैं। वर्म होल पर मैं पूरी वीडियो बना चुका हूं। वर्म होल के जरिए भी आप टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं, आप टाइम लूप का आप फ्यूचर में जा सकते हैं। तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं और किप थॉर्न ने इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च की है और उन्होंने बताया कि वर्म होल्स के जरिए आप मेरी वो वीडियो देख सकते हैं, हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। एक और तरीका जिसके जरिए हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं उसे कॉस्मिक स्ट्रिंग्स कहा जाता है। स्ट्रिंग थ्योरी से आते हैं और इनका सिंपल तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो हमारी कायनात में छोटी छोटी सुरंगें हैं, इम्परफेक्शंस हैं, राहदारियां हैं जिनके जरिए हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। और ये आए कहां से? ये आए हमारी कायनात के बनने से। जब हमारी कायनात बनी तो मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं कि स्ट्रिंग थ्योरी ये कहती है कि हमारे पास यहां पर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मौजूद थे। जब हमारी कायनात एक्सपैंड हुई तो ये स्ट्रिंग्स भी साथ साथ एक्सपैंड हुए और अब ये स्ट्रिंग्स इतने बड़े हो चुके हैं कि इनकी लेंथ 1 बिलियन लाइट ईयर्स हो सकती है और इनकी विड्थ 1 न्यूट्रॉन के बराबर हो सकती है। और जब हम इनकी ग्रेविटी की बात करेंगे तो 1 किलोमीटर कॉस्मिक स्ट्रिंग की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो सकती है। और जब उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा हो सकती है तो इसका मतलब यह है कि टाइम उनमें स्लो होगा, इसीलिए हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं टाइम ट्रैवल के लिए। तो मैं आपको यहां पर कॉस्मिक स्ट्रिंग्स दिखा रहा हूं और यह भी बताता चलूं कि जब कॉस्मिक स्ट्रिंग्स मूव करते हैं तो वाइब्रेशंस, ग्रेविटेशनल वाइब्रेशंस होती है, ग्रेविटेशनल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और उन वेव्स को अगर हम सेंस कर लें जो कि कॉस्मिक स्ट्रिंग से प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमें इनके होने का एविडेंस भी मिल जाएगा। और इसके साथ साथ हमारा मैथमेटिक्स ये कहता है कि क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखते हैं, जिस तरह ब्लैक होल बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रखता है, तो इनके ज़रिए भी हम टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं, हम टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर, तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको पता चला होगा कि किस तरीके से हम टाइम मशीन बना चुके हैं जो कि सन कोलाइडर है, किस तरीके से हम डेटा को फ्यूचर से माजी में भेजने के लिए टाइम मशीन बना रहे हैं जो कि डॉक्टर रोनाल्ड बना रहे हैं, और किस तरीके से कुछ ऐसे नेचुरल फिनोमिनास हैं, जिस तरीके से वर्म होल्स हैं, जिस तरीके से कॉस्मिक स्ट्रिंग है, हम उनकी मदद से भी टाइम में ट्रेवल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा और टेक्नोलॉजी को डेवलप करना होगा। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।